हमने जांच की टेलीस्कोप से वो सटीक ही होगा और उसके आधार पे जो दवाई दी है या जो भी इलाज कर रहे हैं या करेंगे वो ठीक ही होगा, ये मान ही लिया है ना। और जब तक डॉक्टर उस टेलीस्कोप लगा के इस तरह से जांच नहीं करता है तब तक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, बिकॉज पेशेंट का पूरा फेथ उस टेलीस्कोप पे है। पिछले 210 साल में जब इस टेलीस्कोप इन्वेंट हुआ था तब से लेकर अभी तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस टेलीस्कोप की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है भी कि नहीं। लेकिन आप सब तो एक्सपर्ट है, डायटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, आपने क्लिनिक चलाते हैं, तो यहाँ पे इस मुद्दे को उठाना जरूरी है जिसको बेसिक बनाते हैं, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस, जो कि हर तरह की अलग तरह की बीमारी में पहला लाइन ऑफ डायग्नोसिस इस टेलीस्कोप से शुरू होता है। उस पर कितना फेक किया है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्नोस्टिक टूल की एक्यूरेसी कितनी है जानना जरूरी है कि वो डायग्नोस्टिक टूल तभी कहलाएगा जब वो एक्यूरेट होगा, कि जब तक एक्यूरेट होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन चलो काफी हद तक ये सही जवाब देंगे, काफी हद तक वो सही पड़ताल करेंगे तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में 100 प्रेग्नेंट वुमेन है, 100 प्रेग्नेंट महिलाएं एक कमरे में हैं और आपको डायग्नोसिस करना है कि इनके बच्चे जो होंगे वो लड़का होगा कि लड़की होगी, ये डायग्नोस करना है आपको। और आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है ये कॉइन, तो आप एक एक को बुलाते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, मतलब सोचते हैं मजा आएगा तो उनका लड़का होगा, फिर आएगी तो लड़की होगी, और अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है, मीना देवी जी, कॉइन टॉस के उनका तो टेल आ गया, आपकी लड़की होगी, वो लिख के चले जाते हैं 100 के 100। अब आप बताइए क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत ऑन एवरेज चांसेस हैं कि आपने जो बताया वो सही निकलेगा? 50% निकलेगा ना, यानी 100 से 50 लोग या वही महिला आएंगे, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस सही था, मेरी तो बेटी हुई, मेरा तो बेटा, परसेंट तो है ना। जब भी आंसर ये सर उन्होंने देना है तो चांसेस की आपने रैंडमली जो भी आंसर दिया बहुत चांसेस 50% चांसेस वो करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी डायग्नोस्टिक टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह तभी माना जा सकता है जब उसकी एक्यूरेसी कम से कम 0.5 से ज्यादा हो, है ना। तो इसी टेस्ट को देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल। ये जो एक्यूरेसी है इसका मतलब 0.5 की सेंसिटिविटी कितनी है, 50%। यानी कि 100 लोगों को डायग्नोस करेंगे तो 50 का आंसर करेक्ट दे ही देगा, 50 का गलत दे सकता है ना। तो द सेंसिटिविटी मेडिकल टर्म में ऑफ द कॉइन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इज 50%। अब कोई नया डायग्नोस्टिक टूल आता है किसी डायग्नोसिस के लिए तो और एग्जिस्टिंग वाला जो होता है पहले से जिसको यूज करते हैं उससे उसकी तुलना करके देखते हैं, नया वाले को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जो पहले वाले से बेटर होगा, है ना। तो हम पहले आए कि सरसों पहले आए कि नहीं, इसके बाद आया सरसों, तो इसका तो 50% है और कोई नई चीज रहेगी तो इससे ज्यादा होना चाहिए तभी इसको मान्यता मिलेगी डायग्नोस्टिक टूल में। तो खैर अब इसको थोड़ा समझते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के क्विज करने जा रहे हैं। इस क्विज के लिए आप सबको इनाम भी मिलेगा अगर आप करेक्ट जवाब दें। इनकरेक्ट जवाब देने के लिए पॉइंट का इस्तेमाल मत कीजिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस हैं तो आप पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए 2 ऑप्शन। पहला सवाल आपके आई कार्ड में एक क्विज का छोटा सा पर्चा होगा, उसको रूल ये है कि जो भी आंसर आपको ठीक लगेगा उसको वहां लिखना है। सवाल पढ़ देता हूँ। If 100% of pneumonia present to clinic, what percentage would be correctly diagnosed based on the statistical examination? अगर 100 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में तो सभी को निमोनिया है, फीवर है, उसको कफ है, उसको चेस्ट पेन है, चौकने से ब्लड है, जो हेवी ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम के साथ 100 के 100 पेशेंट को निमोनिया है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप थमा दिया जाता है। उसको होता ही है कि ये स्टेथोस्कोप के बेसिस पर आप जांच करके बताओ कि इन 100 में से कितने % को निमोनिया बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप।
तो क्या लगता है स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी निमोनिया फाइंड करने में कितना होगा? 90% से दोनों नहीं, दोनों स्थिति में जाएगा। सौ इंसान सुन के वो कैसे पकड़ा देगा, देखना है किसी दिखाना भी नहीं आपको क्या लिखा है, एक भी सिग्नेचर। क्या एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होगी स्टेथोस्कोप की, 70% से ज्यादा होगी या 40% से कम होगी? अच्छा, अगर 100 निमोनिया के पेशेंट हो और पॉइंट टॉस से हम डायग्नोस करना है इनमें से कौन सा निमोनिया के पेशेंट है कि नहीं, 80 में 100 से है, तो एक्यूरेसी कितनी होगी? तो इसका तो 50% तय है। अब इसकी जगह पर मैं स्टेथोस्कोप को यूज करूंगा टू डायग्नोस द सेम थिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके हाथ में एक पीस पेपर है, आपने आंसर लिख दिया, टिक कर दिया। अब जिन्होंने टिक किया उनमें से देखते हैं, पहले तो हाथ खड़ा रखिए, पहले तो हाथ आपने खड़ा किया, दोनों नहीं बच्चा किधर, हाँ अशोक बच्चे में करेगा, और आप पहला पूछिए, आप खड़े देखिए और आप भी, ये दो मुझे लगता है पहले इन्होंने हाथ रेस किया, है ना? तीन लोग यहाँ पे, हालांकि बहुत लोग हाथ रेस किया, मैं ये भी देखना सबसे पहले कौन हाथ रेस करते हैं। तो तीनों का आंसर ये, बाकी लोगों की सी बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सी मतलब स्टेथोस्कोप से भी कम एक्यूरेसी है, मतलब दो डॉक्टर खड़े हैं, एक के पास स्टेथोस्कोप है, एक के पास कॉइन है, तो दोनों अपने अपने तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसने स्टेथोस्कोप से डायग्नोस किया उसका 40% है, इसका तो स्टैंडर्ड 50 है, यही बोलना चाह रहे हैं? यही करेक्ट जवाब है। लेकिन हमने जिनको चुना, जिन्होंने सबसे पहले हाथ रेस किया, इनको इनाम दिया जाए। तो ये जो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, ये एविडेंस आपके साथ में बताते जा रहा हूँ, 2020 का स्टडी है और ये डीसी प्राइस उठाई थी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर लंग्स, उसका जो एक्यूरेसी है 40% से भी कम है, तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, तो हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, खांसी जुकाम बीमारी की बात कर रहे हैं, जिसे हम आज खांसी जुकाम बोलते हैं, उसे आज से करीब 200 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ 1799 की, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, उनको भी ऐसे खांसी जुकाम हो गया। रात के 3 बजे उन्होंने अपने डॉक्टर्स को, 3 डॉक्टर उनके पर्सनल डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला नहीं इलाज कर देते हैं। उस समय के मॉर्निंग क्या था, इलाज करते हैं, ठीक करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इलाज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जॉर्ज वाशिंगटन 14 दिसंबर 1799 सुबह के 3 बजे से इलाज शुरू हुआ और चलता रहा इलाज, इसी दिन रात को दे गए थे। और इलाज के नाम पे उनके बॉडी में उस वक्त के जो मॉडर्न चाहते थे तो यही करते थे कि इनको खांसी जुकाम है, इनका खून गंदा हो गया, इनकी बॉडी से खून निकाल दिया, आधा लीटर खून निकाला, 1 लीटर खून निकाला तो भी ठीक नहीं हो गया, कैसे करते हैं, आधा लीटर और निकाल दिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो भी ठीक नहीं हुआ, हालत तो बिगड़ गया, हालत तो बिगड़ गई, ऐसा लोग लीटर और निकाल दिया, करते करते रात को 10 बजे तक 2.5 लीटर खून बॉडी से निकाल दिया गया। और रात को 10 बजे 14 दिसंबर 1799 the first president of USA जॉर्ज वाशिंगटन died, बीमार हो गए। और मौत के बाद इन्हीं तीन डॉक्टर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि प्रेसिडेंट को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, और कोशिश करते हुए हमने यहाँ तक कि 2.5 लीटर खून निकाल के तो और निकालने वाले थे कि उससे पहले वो चंद्र से ये जर्नल में है, मनसा में बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये मजाक इसमें अवगत बात आपको पता है कि भाई उन्हें निकालने की वजह से जब ना कि उस खांसी जुकाम की वजह से। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शुक्र मनाइए, आप आज से 200 साल पहले हम पैदा नहीं हुए, आप पैदा नहीं हुए। सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले पैदा होते, यूएसए में पैदा होते, आपको खांसी होती तो क्या होता है? वो तो बहुत बड़ा खुशकिस्मत हो गई, खून थोड़ा बहुत निकालने के बाद वो पेशेंट बाई चांस वैसे ठीक हो जाता है तो डॉक्टर की चलो जल्दी आना है। लेकिन जिस प्रकार इस उदाहरण में मैंने आपको ये समझाया कि डेथ हो गई तो जवाब क्या है कि खून निकालने के बावजूद भी डेथ हुई, जबकि जवाब होने से खून निकालने के कारण डेथ हुई, है ना? तो जो इलाज है वो अपने आप में बीमार कर रहा है इंसान को। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है कि एविडेंस। लेकिन शुक्र ये मनाइए कि वो जो प्रैक्टिस था जो आज से 200 साल पहले, इसे बोलते हैं ब्लड सेटिंग, उस वक्त का यही मेन स्ट्रीम मेडिसिन था। वो अब
एबोलिश कर दिया गया, वो खत्म हो चुका है। तो लेकिन जो अभी चल रहा है, तो क्या ये भी तो उस तरह का नहीं है कुछ इलाज कि इलाज के नाम पे जैसे भी देखा, तो उस आशिक बच्चे को 10 साल हो गए, क्या 10 साल लग सकते हैं जिसको ठीक होने में? लेकिन वो तो पहले बता दी क्लिनिक हो गया और वो वही देखते हैं। जबकि आज सबको पता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट एंड क्लिनिशियन, कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन हो सकता है। इनफैक्ट सोल्यूशन आसान ही होता है, हमें बस पेशेंट के नेचर पे जितने करीब हम पहुंचा दें वो ठीक होने लगता है ना, क्या ठीक है। तो कोई आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फर्स्ट हाथ रेस को उनको करें इस क्वेश्चन का। हाँ बताइए और आंसर किसने रेस पे। हाँ तीसरा दो लोग हो गए और पीछे यू कैन स्टैंड सो दैट हाँ आप क्या आप और एक आप हैं अपना आंसर हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आंसर देखो, आंसर लिखिए दो, आंसर लिखिए दो, पर्ची है, पर्ची है तो मैंने दे दिया। अब आपने दे दिया, जिन्होंने दे दिया वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, जिन्होंने नहीं दिया वही खड़े होंगे, जिन्होंने एक ही बात दे सकते हैं, एक ही पर्ची है, पर्ची जिनके पास है आप है ना पर्ची दीजिए, आंसर लिखिए और पर्ची जिनके पास है आप भी दीजिए पर्ची लिखिए। और पीछे से कोई सबसे पीछे व्हाइट में, हाँ आप पर्ची लिख के दे दीजिए हमारे डायरेक्टर को, वहां डायरेक्टर है उससे सबको एक ही बोला है, लिखिए पर्ची इनका आंसर क्या है? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 पेशेंट बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अगर टीवी जाते हैं और स्टेथोस्कोप से इनका पेट की जांच करके देखा, डॉक्टर देखने की कोशिश करता है, तो उसमें जो एक्यूरेसी है 50% से भी कम, यही बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने सही आंसर दिया और उसका एविडेंस देगा आपको एक ध्यान होता है, और 42% ऑन एवरेज सेंसिटिविटी, जबकि पॉइंट टॉस का अगर डॉक्टर स्ट्रेस के लिए पॉइंट टॉस यूज करता तो 50% तब भी होता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि फेथ कैन बी डेंजरस व्हेन इट इज नॉट बैक्ड विद द साइंस और एविडेंस। सोच के देखिए, बचपन से लेकर अभी तक जब से आपने शायद आंख खोल ली, सबसे पहले डॉक्टर के साथ सिर को बुला रखा हुआ देखा होगा, तो जब भी आप किसी क्लिनिक में गए होंगे, तो आप लोग तो जाते नहीं गए, लेकिन जो जाते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको शांति तभी मिलती है जब सिर्फ लगभग जांच हो गया, हाँ कुछ तो हो गया, अब तो पता चल गया डॉक्टर को। लेकिन कितना पता चला जितना वैसे ही पता चल रहा अगर वो पॉइंट ऑफ कर लेते तो खैर तो और आगे बढ़ते हैं। अगर गॉड का हार्ट डिजीज है किसी को, और गॉड का हार्ट डिजीज जब होता है, गॉल हार्ट डिजीज 4 वर्ड है, वहां से इसको लगे रखेगा डॉक्टर, और तब कुछ आवाज आएगी, तो आवाज इस तरह की आवाज आएगी। तो आपने भी पर्ची की, पर्ची देने देना पड़ेगा, आपने पर्ची दे दी, क्या लिखा है पर्ची में? लेस देन 50%, देखते हैं आंसर 46%, मतलब 50% जो राइट आंसर। आप चीटिंग कर रहे हो, आपको पहले से कैसे आंसर देखा था क्या? आपने नहीं लिया, बस लाइक class clinical limitations and sensitivity of stethoscope। जो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा शॉकिंग हुआ, अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं ये बात, क्योंकि मानेंगे तो अपने आप को झूठा समझ करेंगे। बचपन से वो स्टेथोस्कोप उनकी बॉडी में लगा है, उसी की बेसिस पे डायग्नोज हुआ है, और फिर कुछ भी दवाई दिया, अल्टीमेटली वो पेशेंट ठीक भी हो गया। क्योंकि जब भी हम बीमार करते हैं, हमारी बॉडी खुद भी कोशिश करती है ठीक होने के लिए, और उस दौरान कोई झाड़ फूक करे, कोई बंद करे, कोई टॉनिक दे दे, लेकिन बॉडी की कोशिश जारी है। और एट द एंड अगर वो ठीक हो जाता है, तो डॉक्टर बोलेगा कि वो
ठीक जो हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, और मर जाता है तो मेडिसिन देने के बावजूद भी वो मर गया है। तो आंसर स्टेथोस्कोप से या तो लंग्स का डायग्नोस होगा, या हार्ट का डायग्नोस होगा, या स्टमक का डायग्नोस होगा, या फिर कैरोटिड आर्टरी का डायग्नोस होगा। कैरोटिड आर्टरी है ना, तो यहाँ डायग्नोस होगा। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाए जो ब्रेन में जाता है, तो इसको हम समझते हैं कि आवाज जो आती है वो आवाज आपने हमारे क्लास वाले ट्रेनिंग में सुना था। इस आवाज को कहते हैं, इस आवाज को डॉक्टर सुनेगा कैरोटिड आर्टरी में ऑब्जर्व करते हुए, तो डॉक्टर बोलेगा कि कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है। सो इसे प्रूफ हो गया। अब इसको अगर समझें कि ये आवाज बनी कैसे, क्या ब्लड के फ्लो से आवाज होती है, इसको सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए कार है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार में इंजन होता नहीं, मोटर तो इलेक्ट्रिक कार में जिन्होंने चलाया उन्हें पता भी कोई आवाज नहीं होती। मान लीजिए सड़क बहुत स्मूथ है और कार में, इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैठे हैं, तो आप तेजी से चलाना सड़क में तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर बीच में ओवर खावर होगा तो झटका लगेगा, उसकी आवाज आएगी। ठीक इसी तरह से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो की अपनी आवाज नहीं है ना, ब्लड फ्लो की आवाज नहीं, लेकिन कहीं की अगर ब्लॉकेज है तो जब ब्लड वहां से जाएगा तो उससे आवाज निकलेगी। जिस तरह से गाड़ी अगर किसी गड्ढे से निकल के जाएगी तो वो तो गड्ढे से फ्रिक्शन से जो आवाज आती है वो, या जब गाड़ी जंप करेगा तो वो जो आवाज आती है वही वाली आवाज यहाँ पे आप सुन रहे हैं, वही आवाज आ रही है अपने यहाँ पे सुनिए। इसे कहते हैं ग्रुप। तो ये आवाज ज्यादा जोर से कब आएगा, काम के कॉन्टेक्स्ट में जब ज्यादा धक्का लगेगा। जब धक्का नहीं लगेगा तब इसका मतलब क्या है, रोड वही यहाँ पे चलेगा। लेकिन एक और केस में धक्का नहीं लगेगा, जब गाड़ी रुकेगी टोटली, है ना, चाहे वो गड्ढे में रुकी तब भी तो आवाज नहीं आएगी ना। तो इस कंडीशन में जो ये क्वेश्चन है आपका कि अगर कैरोटिड आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉकेड है, कंप्लीटली ब्लॉक है, तब भी बॉडी के पास कई सारे तरीके ब्लड के सिक्कर बीतने का 100% कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने के बाद इंसान जिंदा रह सकता है। तो जिंदा रहने की बात बाद में करेंगे, जितना तो है तुमको तो होंगे। तो जब 100% कैरोटिड आर्टरी बंद हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेज, तब क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी आवाज ना। आवाज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर गाड़ी रुकी हुई है तो कोई मूवमेंट नहीं है तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से अगर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब सब कुछ स्मूथ भी हो सकता है या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। आप समझ रहे? अगर गाड़ी पे बैठे आवाज नहीं आ रही, यानी कि रोड और सब कुछ अच्छा है, ये गाड़ी नहीं चल रही है, इंटरनल एक्सट्रीम कंडीशन में सेम आंसर ग्रुप आएगा ही नहीं। ग्रुप कब आएगा? जब गाड़ी कंसर्न चल रही हो और रोड में गड्ढा हो, है ना। तो ये मेरा दोबारा से सवाल है कि अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट यहाँ पे हैं और 100 पेशेंट को 100% ब्लॉक्ड है, तो उसके हाथ में चेकअप करता है, तो कितनी प्रतिशत, अरे यहाँ पे सफेद शर्ट में कुछ शर्ट में प्लीज अपना पर्ची दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को नियरेस्ट है इधर, आप अपना पर्ची दे दीजिए वॉलंटियर को इधर से आप अपना हमारे अब इसमें से राइट आंसर पढ़िए कौन सा ABC। आपने मान ली सबसे कम वाले बोलना है बोली नहीं है ना, तो गेस कर दो ये काम जो है वो बोल दो, तो रिजल्ट इज सी कि जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए तो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से गेस करने के चांसेस और कम होने लगते हैं, 50% का भी आधा हो जाता है, दैट इज 25-26%। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्नोस कैसे करें। मान लो 100 पेशेंट में निमोनिया के हैं और एक स्टेथोस्कोप से डायग्नोस कर रहे हैं और एक पेशेंट के सिम्टम से डायग्नोस कर रहे हैं। तो सवाल ये है
सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस ज्यादा इफेक्टिवली वो बता देगा, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस ये दोनों डायग्नोसिस बराबर है। सो नो बिग प्रॉब्लम कि सिम्टम से साफ दिख रहा है कि जब भी आप डायग्नोस करते हैं तो हैज टू बी सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस। वो पेशेंट खुद बोल रहा है, एक पेशेंट बोलता है, वो पेशेंट खुद बोल रहा है मुझे चेस्ट पेन है, वो खुद बोल रहा है कि मुझे खोखली लगती है, मुझे कमजोरी है, मेरी सांसें फूलती हैं, रात को नींद नहीं आती। तो रात को नींद नहीं आती कौन से टेस्ट से कौन से रहेगा तो पेशेंट ही बताएगा, है ना। रात को नींद नहीं आती पेशेंट बताएगा, वो डिप्रेशन में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, पेट में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, डिप्रेशन है मुझे तो पेशेंट बताएगा। तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए पेशेंट पर ही निर्भर है। पेशेंट वही बताएगा जो उसकी बॉडी उसको बता रही है, तो वो गलत नहीं हो सकती। तो rather than relying on any tool, it is a better idea rely on the patient's feedback कि पेशेंट क्या फीडबैक दे रहा है। जो इस पे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को पता है, और उसमें देखा है कि जब हम सिम्टम को ध्यान में रखते हुए डायग्नोस करते हैं तो ये डायग्नोसिस 90% के एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू जस्ट टेस्टिंग के बिना करके तब डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ज्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है या ज्यादा टूल है, क्योंकि लोग आजकल का जो माइंडसेट है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी सारी मशीन है, कितना महंगा डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन कोई चीज का बड़ा होना, महंगा होना, साइंटिफिक देखना जरूरी है कि वो साइंटिफिक हो ही, साइंटिफिक वो हो तभी माना जाएगा जब इसके सबूत हो। और सबूत अभी आप कुछ करेंगे इसको तो बहुत सारे सबूत, तो उसकी किताब आज रिलीज भी होगी। और चर्चा की इम्पोर्टेंट बात, for a diagnostic tool to be useful, it should have at least gas sensitivity. Point of sensitivity कितनी 50%, लेकिन 50%, लेकिन कोई भी डायग्नोस्टिक टूल सेंसिटिव, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल को डायग्नोस्टिक टूल तभी माना जाएगा जब इसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, राइट आंसर 75%, पॉइंट का तो 50% है। तो जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है किसी भी यंत्र को हम डायग्नोसिस के लिए तभी उपयोग करना चाहिए जब उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो सेंसिटिविटी एक्यूरेसी है मिनिमम 75% है। तो तो 75% एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसको आधार अगर बढ़ाएंगे तो स्टेथोस्कोप इज जस्ट अ लिबर्टी, इससे अधिक कुछ नहीं। तो लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसके फिर डॉक्टर का तो ही उसके पेशेंट को भी है, लेकिन नुकसान से पेशेंट क्या होगा, क्योंकि उसके आधार पे डायग्नोस करने का मतलब है कि आप पॉइंट ऑफ के आधार पे डायग्नोस करें, उससे भी बुरा है। और उस आधार को आधार बना के अगर इलाज करेंगे तो इलाज कैसे होगा ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मान लो एक पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट एक ही है, दो डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप भी सेम ही है, और दोनों डॉक्टरों ने बोला कि पेशेंट को डायग्नोस करो स्टेथोस्कोप के बेसिस पे कि क्या बीमारी है। तो क्या चांस है कि दोनों के डॉक्टरों का जो डायग्नोसिस है वो एक जैसे ही होगा? क्या चांस है? 50% से कम चांस है, 40% से कम चांस है, या 20% से कम चांस है? 20 से भी कम चांस। यानी कि दो डॉक्टर अगर सही ही पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, इस पे जो स्टडी आपको मिली है वो स्टडी ये कहता है कि अगर दो पेशेंट एक पेशेंट में दो डॉक्टर हो, दोनों को इंडिपेंडेंट डायग्नोस करने दिया जाए तो उनके डायग्नोसिस दोनों के एक ही जैसा हो, इसके होने के जो चांसेस हैं वो बिटवीन 0.1 to 0.5, यानी कि वो 10% से लेकर 50% के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन 50% तो मैक्सिमम। तो ये समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये दो डॉक्टर हैं, एक ही स्टेथोस्कोप एक ही पेशेंट है, जो सुन रहे हैं आवाज जो आ रही है उनके दिल की धड़कन है तो समझ आ रही होगी, लेकिन उनका डायग्नोसिस अलग क्यों हो रहा है? ये इंटरेस्टिंग साइंस है। साइंस को आप समझिए, इस साइंस को समझने के लिए दो कैरेक्टर हैं, एक हाथी, इधर इमेजिन कीजिए हाथी है, इधर एक कुत्ता है। हाथी के कान और कुत्ते के कान अलग अलग तरह से काम करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। हाथी के कान को कुदरत ने, भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि हाथी के कान बहुत
लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन लेता है, जो इंसान नहीं सुन सकता है। इंसान नहीं सुन सकता लो फ्रीक्वेंसी साउंड, और हाथी के कान सुन सकते हैं। यानी कि हाथी कई किलोमीटर तक अपने साथियों से बातचीत करता है, बिकॉज हाथी लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकता है। हाथी के जो और साथी कितने मान लो 20-30-100 मीटर दूर है, तो उनके जो चलने से जो साउंड वाइब्रेशन आती है, वो वाइब्रेशन दूसरे हाथी जो कई किलोमीटर दूर है वो समझ लेता है। वाई? बिकॉज हाथी की जो कैपेसिटी है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने की है। कुत्ता जो है उसको कुदरत ने बनाया कि जिस प्रकार कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकता है, तो इंसान नहीं सुन सकता। इंसान 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुनेगा, तो कुत्ता 40,000 तक का। लेकिन अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल है, वहां कुत्ता जाएगा तो कुत्ता विचलित हो जाएगा, बिकॉज कुत्ते को वो ही साउंड सुनाएगी जो इंसान का कान वेस्ट नहीं कर सकता। तो इंसान हाथी के कान जितना लो फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता, और कुत्ते के कान जितना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता। इंसान दोनों के बीच में कहीं सुन सकता है, करीब 50 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इन दोनों के पार हाथी सुन सकता है, और या फिर उसका कुत्ता सुन सकता है। अब इंसान की बात करें तो 2 डॉक्टर है, और दोनों के जो कान है वो कुछ लोग, कुछ डॉक्टर या कुछ इंसान आप में से हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कि हमारे कान ज्यादा सेंसिटिव है लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने को। इन कंडीशन फुल वॉच, यानी कि मैं अगर वही सेम पेशेंट को डायग्नोज करूंगा तो मेरे कान कुछ ऐसे साउंड भी सुन पाएगा, बिकॉज मेरे कान हाथी की तरह है थोड़े बहुत, जो दूसरे डॉक्टर के कान नहीं सुन पा रहे हैं। ये बात समझो, यानी कि एक ही स्टेथोस्कोप है, पेशेंट भी एक ही है, लेकिन 2 डॉक्टर हैं, दोनों को सुनाई अलग अलग दे सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनके अपना जो कान है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। दूसरे डॉक्टर को जो सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो साउंड फिर भी आ रही है, वो साउंड हाथी को सुनाई देगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्या होता है, तो समझिए लो फ्रीक्वेंसी साउंड वो होता है जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड तो हाई है, ये हाई है, वो इसको बंद करना होगा नहीं बटन। ये जो देख रहे हैं ये आवाज सुनिए, ये लो फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर बादल देखे फिर देगा लो फ्रीक्वेंसी, अगर हार्ट बीट जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर हार्ट बीट में जो एनर्जी वेरी करने से वो दूर तक नहीं जाती है, एवरेज इट लो फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो जो ये बजा लास्ट वाला हम दिया है, वो जो बेल की आवाज है तो उसको पकड़िए, बाकी जो बजा रहे तो कुछ छोड़ दीजिए। जो बेल की आवाज है, सुरीली की आवाज है, तो पतली आवाज है, चिड़ी की आवाज है हाई फ्रीक्वेंसी, शेर की आवाज लो फ्रीक्वेंसी। एक शेर जब दहाड़ता है तो पूरे जंगल में गूंजता है, लो फ्रीक्वेंसी। एक चिड़िया जब चहचहाती है तो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत दूर तक भी जाएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इंसान का कान भी कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। तो हर एक के कान अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो एक ही पेशेंट है और 2 डॉक्टर को चेकअप करेंगे तो 2 अलग अलग साउंड भी सुनाई दे सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट डायग्नोस्टिक भी फर्क हो ही सकता है, जो होता ही है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का मेन टॉपिक इसी पे है कि एक मॉडर्न चाइल्ड है जिसका पूरा फेक स्टेथोस्कोप है, जिससे पूरी जिंदगी तो निकाल दिया, लेकिन ये जांच करने की कोशिश की तो साउंड सुनाई दे रहा है कि इस पे मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो पेशेंट इसी पे भरोसा करते हैं, नुकसान भी पेशेंट ही होने वाला है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे ये आ रहा है 7वें क्वेश्चन के बाद कि जो डायग्नोस्टिक टूल है वो चाहे 200 साल पहले वाला डायग्नोस्टिक टूल जो मॉडर्न मेडिसिन का पहला डायग्नोस्टिक टूल बोल सकते हैं, या पिछले 50 साल में जो डायग्नोस्टिक टूल आया है जैसे बायोप्सी या फिर इसी या पेट स्कैन, पेट स्कैन तो 20 साल में आया है, लेकिन एफएनसी बायोप्सी 50 साल से तो आया है, 50 साल से तो हॉस्पिटल में हो ही रहा है।
तो हमारा जो फेथ है इन डायग्नोस्टिक टूल पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी है वेरी वेरी गुड, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है इसके माध्यम से जो डायग्नोस करेंगे या डायग्नोसिस विल बी नॉट ओनली इनकरेक्ट बट आल्सो इट कैन बी डेंजरस। तो हम इसके अगले पड़ाव में आ रहे हैं कि सेंसिटिविटी स्टेथोस्कोप का तो इनकरेक्ट है, लेकिन वो पेशेंट को ऐसा कोई हार्म नहीं कर रहा है। जब आपको कोई अस्कल्टेट करेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे, लेकिन उसी पेशेंट को या किसी और पेशेंट को अगर डायग्नोसिस के नाम पे एफएनसी कर दिया या बायोप्सी कर दिया तो उसका डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन होता है, और उसका डायग्नोसिस हार्मफुल भी हो सकता है पेशेंट का मकसद क्या था जाने का, नहीं ठीक हो, लेकिन मकसद है, लेकिन ठीक होने के लिए डॉक्टर को बोलेगा एफएनसी कर सकते हैं। एक बार कर दिया कुछ नहीं निकला, 2 बार कर दिया कुछ नहीं निकला, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, 5 बार कर दो, जितनी बार करेंगे उतनी बार उस पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे एक पेशेंट कहानी का बताता हूँ, मनीषा सरकार है ना कोई इसमें आइए, मनीषा जी का आप मनीषा जी तो पहले का फोटो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्रोट में ग्रोथ 1404 बढ़ता जा रहा था, और ये उनकी पिक्चर रहेगी 2018 की बात है। कैपिटल मेडिकल हॉस्पिटल में गए, नर्सिंग होम में गए, और ऐसे करते करते लगातार उनके 5 बार एफएनसी हो गया और उनकी हालत और खराब हो गई, जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैटरी आपके साथ डॉक्टर करीम खान है, यहाँ पे हैं, जो हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाते हैं, और डॉक्टर करीम खान के पास फाइनली फर्स्ट ओपनिंग 2025 में आए। कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल हर जगह घूमते हुए, पहला एग्जाम्पल देना था कुछ महीने में, दूसरा एग्जाम्पल देना था 15-10 साल बाद, तीसरा एग्जाम्पल अब 7 साल का सफर तय करते हुए वैसे हॉस्पिटल से माइक आप लोगों तो सभी को नमस्कार। ये डॉक्टर मनीषा सरकार है, इनको 2019 में कैंसर ऑपरेशन किया गया था गले में, दिखाइए ये पूरा गला कटा हुआ है, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक कट गया। तो फिर 2 साल बाद इनको दोबारा वो ग्रोथ आना शुरू हुआ, गांठ थे, तो डॉक्टर के पास फिर गए, तो डॉक्टर ने बोले कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे पहले से डरे हुए थे, आप भी डर गए, तो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और तो पैसे का भी प्रॉब्लम था, तो उन्होंने पहले घर का जमीन बेच के ऑपरेशन कराए थे, फिर दोबारा बोला नहीं कराना। तो फिर 2025 में मेरे पास आया, और मैंने उनको घर से सरकार DRP डायरेक्ट और जो ये टाइम इज मेडिसिन, उसके बाद फूड इज मेडिसिन, ये सब दिया, हार्ट वाटर, उसके बाद जो भी उनका प्रोटोकॉल है इससे, उसके बाद 20 थेरेपी करा, और ये धीरे धीरे 6 महीने में ठीक हो गया। तो थैंक यू डॉक्टर बीआरसी, थैंक यू। ये जो है इंस्टीट्यूट जितने जैसे काम कर रहे हैं, ये एलोपैथी डॉक्टर भी जानते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब सर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं दूर से, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे धोती खरीदने वाले इंसान नहीं है। तो जैसे काम कर रहे हैं, हम लकी है कि हम उनके युग में, उनके पीरियड में हमारे जगह नहीं है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को मदद करने को मिला, ये हम लकी समझते हैं। जी बोलिए सर, थैंक यू। Thank you, Dr. BRC. Thank you, Dr. BRC team. Thank you, Dr. Karim Khan. Thank you, Dr. Sachin Jain. Thank you, Dr. Shima Manikar.
हाँ बोल सकते हैं। हाँ, इन्होंने अपने ऊपर तो जो भी करना था सब DIP डाइट एंड सारे टाइम एज मेडिसिन वाटर एज मेडिसिन ये सब कुछ किया ही है। इसके अलावा जब रिजल्ट्स आने लगे तो उन्होंने CIM कोर्स किया and वो भी आपके टीम मेंबर है सर। ओके मैंने एक को हमारे आगे गया यहाँ पे अपना अपने फोन करके अपनी जो सब्सक्राइब किया बल्कि चुनाव के लिए पे बाकी लोगों को इसमें हेल्प करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर करीम ने कराया लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन हॉट वाटर इमर्शन। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से जहाँ पे पहले गए थे कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो बिल्डिंग इन कंपैरिजन टू जहाँ डॉक्टर करीम खान जाके नहीं गया वो भी पिक्चर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कितना बड़ा बिल्डिंग है। इतना बड़ा बिल्डिंग है तो मुझे तो ठीक कर ही देंगे ये करीम खान की वजह से यहाँ तो ये इतना छोटा सा तो मैं कैसे ठीक होंगे। लेकिन मनीषा सरकार ने ये भी सोचा क्योंकि वो ऑलरेडी 6-7 साल से ठेके पकड़े आ ही गए थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको पहले सर्जरी करा लिया एक बार एफिनिसी करा लिया दोबारा से ग्रोथ आ गया। वो ग्रोथ जितनी बार सर्जरी करेंगे या जितनी बार बायोप्सी करेंगे वो ग्रोथ उतनी बार आती जाएगी और पिछली बार से मोस्ट लाइकली वो ग्रोथ पहले से और तेजी से आती जाती है। ये समझना पड़ेगा। मान लो एक पौधा है पौधे का पत्तों को आप समझते हैं कि ये ट्यूमर है उसको काट दो तो उस वक्त तो कट जाएगा उस वक्त तो हट जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद जाएंगे तो वहीं पे पत्ता मिलेगा ना जितनी बार काटेंगे उतनी बार। तो काटना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि कॉज कारण क्या है। तो डॉक्टर करीम खान ने कारण पे काम किया ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया हॉट वाटर इमर्शन देके जो आप देख रहे हैं और इसमें कितना खर्चा आया होगा। तो पहले का जो फोटो देखा आपने पूरा एक ट्यूमर यानी कि डबल चिंता हुआ था और अभी के सामने आप देखे हुए नहीं। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मनीषा जी यही कर लेती पहले दिन से ही तो डॉक्टर करीम खान के वहां पे आना नहीं पड़ता या 7 साल तक अपना वो लैंड वगैरह बेचना नहीं पड़ता। और अगर ये नहीं करती अभी भी तो उसी जाल में फंसी रहती लंबे समय तक। लेकिन ये देखो स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर BRC। आपसे जो सीखा है उनमें से कई सारे क्लिनिशियन है जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं और हमारी टीम ने लगभग 1500 प्लस पेशेंट्स को ट्रीट करा। ये सब पॉसिबल हो सकता है सिर्फ BRC सर की वजह से। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। Bitsel's permission one Krantikari Geet, just one paragraph I would like to present to all of you. बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये गिरेगी जुल्म की महल बनेंगे फिर नगीन अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत की यकीन अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर तू जिंदा है। ऐसे आपके नॉलेज आपके गाइडेंस से आई एम वेरी श्योर हम सब स्वर्ग को जमीन पर जरूर उतार लाएंगे। थैंक यू सो मच। जो यहाँ तक आई और एक प्रेरणा बनी उन सबके लिए एक एग्जाम्पल बनी जो अभी इस तरह की बीमारी से जुड़ रहे हैं उन सबकी तरफ से आपके लिए एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा कुछ मैंने
Invite Shri Anand Biradar ji, National President of International Naturopathy Organization, Ashutosh Mittal ji, Dr. Namita Gupta, Shri Prashant ji, Mrs. Nisha Roy Chaudhary, Shri Vikas Roy Chaudhary, Srimati Leela Roy Chaudhary, and Dr. Vyasi himself to please come up on the stage. Dr. Anil Kumar, आपको हमारी पार्टियों तो अपना पार्टी Mr. Mr. Please
बहुत बढ़िया नहीं ठीक है ये भी ठीक है बहुत बढ़िया गाँव में लेता है ना केवल गाँव देना पड़ेगा भैया ये जो मोबाइल वाले आके जो ले रहे फोटो